देखो ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोसेस के अंदर में क्या क्या शामिल है, ये चीज़ आएगी इसके अंदर में। ऑडिट प्रोसेस में क्या क्या शामिल है, मतलब प्रोसेसिंग में क्या क्या आएगा ऑडिट के अंदर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है अपना ऑडिट का, ठीक है। देखो प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, मतलब ऑडिट करने से पहले प्रिपरेशन क्या क्या होगी। देखो इन प्रेजेंट डे एंड एज बिफोर, देखो बिगनिंग एनी टास्क वन हैज़ टू मेक प्रॉपर प्रिपरेशन रिलेटिंग टू द सेम। भाई प्रिपरेशन तो जरूरी है ना, ऑडिट करने से पहले प्रिपरेशन तो करेगा ना सामने वाला, है ना। मेक ए प्लान वर्क डन विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देखो सेल डन अचीव द डिजायर सक्सेस। मतलब क्या है, अगर आप प्रॉपर प्लान करके जाओगे बिफोर प्रिपरेशन, अगर आप सारी चीज मतलब प्रिपरेशन करके जाने से क्या है, आपका रिजल्ट अचीव होएगा, सीधी सी बात ही है। प्रिपेयर करके जाओ, प्रॉपर इस तरीके से करनी है अपने को ऑडिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ए पर्सन वांट टू गो ऑन ए वैकेशन विद हिज फैमिली, देयर आर ए नंबर ऑफ मैटर्स ऑन हिज माइंड सच एज व्हेन टू गो, हाउ टू गो, हाउ मैनी डेज शुड दे स्टे देयर, मतलब वेयर टू स्टे, वट शुड बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अगर हम कहीं जाते भी हैं तो, है ना। ही प्लान कीपिंग ऑल दीज इन माइंड एंड मेक्स ड्यू प्रेजेंटेशंस, है ना, एंड ओनली आफ्टर डूइंग ऑल दैट इज ही एबल टू अचीव सक्सेस। तभी तो वो अचीव, एकदम अचानक से जाएगा, कोई चीज़ देखेगा, है ना, उसको रूट नहीं पता, सारी चीज़ नहीं पता, अचानक गाड़ी लेके जा रहे हैं, है ना, उसने पहले रूट डिसाइड किया होता, सारी चीज़ डिसाइड की होती तो बाद में दिक्कत नहीं आती ना। आप पहले से डिसाइड करके चलो सारी की सारी चीज़ें, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, है ना। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, मतलब प्रिपरेशन करना बिफोर ऑडिट। ऑडिट करने से पहले आप प्रिपेयर हो अपने आप में कि भाई मेरे को इस कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाना है, सीधी सी बात ही है। अभी देखो हैंस बिफोर कमिटिंग द ऑडिट द ऑडिटर शुड देखो एसिमुलेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर। उसको ऑडिट पे जाने से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइंड, भाई जो उसको वर्क असाइन किया गया है ना ऑडिट करने का, उसका स्कोप एंड उसका नेचर। देखो सबसे पहले क्या देखेगा ऑडिटर, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क द ऑडिटर शुड डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट, whether only a part of book of accounts is to be audited or the complete book। मतलब क्या ऑडिट करनी है उसको, जो जहाँ पे वो जा रहा है उसको क्या ऑडिट करनी है। एक आपको एक बुक भी दे सकते हैं, क्या पता वो आपको सारा दे देगी भी सारी ऑडिट करो, है ना। ऑडिट तो आप अपने हिसाब से करोगे, वैसे आपको करना क्या है उस दिन जाके वहाँ पे, आपको टारगेटेड आपका होना चाहिए ना माइंड में सेट, है ना। बुक ऑफ अकाउंट देखो आर टू बी ऑडिटेड, द स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज अपॉइंटर एंड द टर्म एंड कंडीशंस इन हिज अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब जो भी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसका पालन करना जरूरी है आपको, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट द स्कोप ऑफ द ऑडिट इज स्पेसिफाइड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी ऑडिट होती है, जैसे कि मैंने बताया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर में। स्टैट्यूटरी ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है, इंडिपेंडेंट फर्म करती है ऑडिट, ठीक है। इंडिपेंडेंट फर्म ऑडिट करेगी तो क्या होएगा, सीधी सी बात है, उस लॉ के अंदर में जो लिखा होगा वो पालन करना जरूरी है। विदाउट द लॉ कोई भी बात नहीं होगी यहाँ पे। स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिट, मतलब कहने का स्कोप देखो पहले, ऑडिट पे जाने से पहले आपको स्कोप देखना जरूरी है। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, आपका ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये डिसाइड करो पहले। बिफोर देखो कमेंसिंग द ऑडिट द ऑडिटर शुड फाइंड आउट एज टू व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटर इन देखो गेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। देखो सच इन्फॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी व्हेन द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। If the books are being audited by same auditor over a number of years, then there is no special need for audit to जो भी inquire about the objective even time। मतलब क्या है, अगर मान लो कई सालों से सामने वाला ऑडिट करता आ रहा है उसी फर्म की, तो उसको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव पता करने की। और अभी तो फिलहाल तो होना चाहिए, अगर मैं मान लो पहली बार किसी फर्म के अंदर में किसी कंपनी के अंदर में जा रहा हूँ ऑडिट करने के लिए, मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए, मेरे को ऑब्जेक्टिव मेरे को करना क्या है वहाँ पे जाके, ठीक है। अभी देखो इसके बाद में क्या है, नेचर एंड देखो टेक्निकल फीचर्स ऑफ बिजनेस।
भाई आपको पता लगाना है कि उसके जहां बिजनेस में जा रहे हो ना, उस बिजनेस का टेक्निकल नेचर क्या है, बिजनेस किस चीज में डीलिंग करता है, क्या परचेज और सेल करता है, आपको पता तो होना चाहिए। उस टाइप से, उस हिसाब से आप नॉलेज इकट्ठी करके आप ऑडिट करने के लिए जाओगे ना। वहां पे आपने बुक ऑफ अकाउंट देख के जमाई बिल्कुल ही अलग है, आप कैसे ऑडिट करोगे उस चीज की। आपको ऑडिट करने के लिए प्रॉपर पता तो होना चाहिए हर चीज का, नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ बिजनेस, क्या नेचर है बिजनेस का, किस तरह की डीलिंग करता है बिजनेस, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए बिफोर प्रिपरेशन फॉर गो ऑडिट, ऑडिट पे जाने से पहले। अच्छा, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप पढ़ो पहले प्रॉपरली। सीए के क्या एस्पिरेंट होते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही जाते हैं, ऑडिट पे भेज देते हैं सीए फर्म वाले, क्या ऑडिट पे जाओ, इस बैंक की ऑडिट करके आओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, तो उसको तो तैयारी करके जानी पड़ेगी ना, वो तो सीए नहीं है ना, वो सीए के बिहाफ पे जा रहा है, सीए फर्म के बिहाफ पे जा रहा है वो बंदा, ट्रेनिंग पीरियड में जो होता है बंदा, तो वो तैयारी करेगा ना सारी की सारी, सीए भी तैयारी करके ही जाएगा वैसे तो, ठीक है। अब देखो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अगर आपको अकाउंटिंग सिस्टम का नहीं पता है ना, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ों का नहीं पता, तो एजुकेशन लेके जाओ प्रॉपर, आप नॉलेज लेके जाओ, नहीं तो फेलियर होएगा, सामने वाला आपको टिकने ही नहीं देगा। सामने वाले की गलती तो आप तब निकालोगे ना जब आपको खुद को नॉलेज होएगी, ठीक है। अकाउंटेंट है वो भी तो नॉलेज लेके ही बैठा होगा कंपनी के अंदर में, फर्म के अंदर में, आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ना उस चीज़ की, जब आप गलतियाँ निकालने के लायक हो, ठीक है। तो ये बात है। स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे स्टडी करके जाओ। देखो जैसे द ऑडिटर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनी लॉ रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन हुज अकाउंट्स ही इज ऑडिटेड, मतलब उसको जो भी लॉज वगैरह हैं कंपनी उसके अंदर में, फर्म के अंदर में, वो सारे पढ़े। ही शुड ऑल्सो स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन है वो भी पढ़े, इन अकॉर्डेंस विद विच द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिड आउट। For example, in case of company, he should study the memorandum and article of association, MOA और AOA की स्टडी कर लो आप, आपको सारा ज्ञान आ जाएगा। कंपनी किस चीज़ की है, किस चीज़ से रिलेटेड है, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, सारी चीज़ पता चल जाएगी आपको। स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, इसके बाद में क्या है, लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट देखो क्या है, द ऑडिट शुड ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ ऑल द बुक ऑफ अकाउंट being maintained by the organization as well as in the name of the people who are maintaining the same, ठीक है। देखो अपार्ट फ्रॉम दिस ही शुड ऑल्सो ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ ऑल लीगल एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बीइंग मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो उनके पास पहले से पड़ा है, जो पहले भी ऑडिट्स हुई है, तो वो भी साथ में कैरी करके लेके जाए, ताकि मान लो ऑडिटर ने, मान लो सीए ने मेरे को भेज दिया कि भाई जाओ ऑडिट करके आओ, 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले भी ऑडिट हुई थी, सारी चीज़ हुई थी, रिपोर्ट्स वगैरह तो होगी, सारी साथ में लेके जाओ, हेल्प करेगी वो आपकी चीज़, ठीक है। अभी देखो स्टडी ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, वहाँ का इंटरनल चेक कैसा है, वहाँ के अंदर में जो सीए रखा हुआ है, अंदर भी तो रखा होता है इंटरनल चेक के लिए, वो कैसा सिस्टम है, कैसा मेंटेन कर रहे हैं। बिफोर देखो कम्युनिकेटिंग हिज वर्क द ऑडिटर शुड कंडक्ट एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ही शुड देखो एक्सेस हाउ इफेक्टिव द सिस्टम ऑफ चेकिंग एक्चुअली, मतलब अगर इंटरनल चेक सिस्टम बढ़िया है तो कम ऑडिट में भी काम चल जाएगा, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं पड़ेगी, गलतियाँ निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चेकड होती है चीज़ें। अगर किसी फर्म ने पर्सनल सीए रख रखा है ना, तो वो सारी चीज़ चेक करके ही रखते, तैयार करके रखते, भैया आओ और चेक करो और निकलो। हाँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाना पड़ता हमको, एरर और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं अगर इंटरनल चेकिंग सिस्टम बढ़िया है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट का। इसके बाद में नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल अकाउंट, उनके प्रीवियस ईयर अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या था उसकी भी नॉलेज लो आप जाने से पहले। देखो इसके अंदर में इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इन द देखो एग्जिस्टेंस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, देन द ऑडिटर शुड एग्जामिन द प्रॉफिट एंड लॉस account, balance sheet, report on the account and other related documents. He should examine as to whether or not any देखो adverse fact was brought to light in the same, क्या कई फैक्ट जो होते हैं सेम होते हैं, पिछले साल वाले ही हैं, कई चीज़ें पिछले साल वाली होती है, तो वो सारी चीज़ स्टडी करेगा ना तो उसका आइडिया आ जाएगा मोटा मोटा रफली कि भाई इनके अकाउंट लगभग ऐसे होंगे अगर पिछले साल के आप पढ़ते हो तो। पीरियड ऑफ ऑडिट देखो
The auditor should also find out the period pretending to which the books of account are to be audited. देखो normally audit is conducted once a year. Once in a year, एक साल में एक बार करवाई जाती है वैसे तो जनरली. However, special circumstances, books presented to much larger or smaller period may be audited. कई बार क्या जल्दी चाहिए होती है बुक ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, ऑडिटेड बुक ऑफ अकाउंट जल्दी चाहिए होते हैं, तो कई बार थोड़ा सा जल्दी बिठा सकते हैं ऑडिट करना. भाई पीरियड ऑफ ऑडिट क्या है ये देखो पहले, है ना. अभी देखो इसके बाद में क्या है, इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन देखो, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अबव इंफॉर्मेशन द ऑडिटर शुड इशू इंस्ट्रक्शन टू हिज अपॉइंटर, जिसने अपॉइंट किया इसको, ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया जिसने, जिसकी फर्म की ऑडिट करेगा जाके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर. देखो इंस्ट्रक्शन दो प्रॉपर, द बुक शुड बी टोटली एंड द देखो टोटल्ड एंड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर्ड. बोला प्रिपेयर करके रखो हमारे हैं, ठीक है, सारी टोटलिंग वगैरह करके रखो. मेरा काम थोड़ी टोटलिंग करना, ट्रायल बैलेंस की टोटल मैं थोड़ी करूंगा जाके बैठ के, तुम्हारे लेजर पोस्टिंग थोड़ी मिलाता फिरूंगा मैं वहाँ पे, तुम्हारे टोटल मिलाऊंगा मैं तो वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ करूंगा, देखना है कि मेरे को फ्रॉड है कि नहीं है, ठीक है. ऑल द वाउचर शुड बी अरेंज्ड सीरियली, मतलब सारे के सारे वाउचर सीरियली अरेंज होने चाहिए, सारे के सारे वाउचर सीरियली अरेंज हो. मैं हूं जब, मेरे को सीरियली अरेंज करके आप सारे के सारे वाउचर दे देना, सेल का वाउचर, परचेज का वाउचर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे के सारे वाउचर मेरे को मिल जाने चाहिए. देखो लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर बी प्रिपेयर्ड, प्रॉपर प्रिपेयर करके रखो लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, कितने डेटर है कितने क्रेडिटर है. इसके बाद में लिस्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी प्रिपेयर्ड, कितने बैड डेट है हमारे फर्म के अंदर में, कितने डाउटफुल डेट है, वो सबकी लिस्ट प्रिपेयर करके रखो. लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, है ना, इन सबकी लिस्ट प्रिपेयर करके रखो. मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उनको कि ये सारी चीज़ें करके रखो भैया, मैं करूँगा तो अलग से कॉस्ट चार्ज करूँगा इस चीज़ की, मैं सीए हूँ, सही है ना, हर चीज़ की मैं अलग से कॉस्ट चार्ज करूँगा. मैं लेजर पोस्टिंग किसी और से करवाऊँगा, फिर अगर आपका आधा काम पूरा हुआ है हो ना तो मैं फिर चार्ज करूँगा उस चीज़ के. मैं सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, मैं आपके बुक ऑफ अकाउंट बनाने के लिए नहीं आया यहाँ पे, समझ आ रही है. तो ये बात है. अभी देखो लिस्ट ऑफ स्टॉक बी प्रिपेयर्ड एंड द मेथड ऑफ वैल्यू टू बी स्पेसिफाइड. लिस्ट जो है आपकी स्टॉक की वो निकाल के रखना, है ना, सारी वेरिफिकेशन होगी ना भाई, सारी चीज़ चेक करूँगा मैं. अच्छा, लिस्ट ऑफ देखो इन्वेस्टमेंट बी प्रिपेयर्ड एंड देयर कॉस्ट ऑल्सो बी स्पेसिफाइड. इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कितनी कितनी कैसे कैसे की हुई, ये सारी लिस्ट निकाल के रखना. ए लिस्ट ऑफ वाउचर्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन एंड गुड्स रिटर्न बाय वेरियस ब्रांचेस. भाई जितना भी गुड्स रिटर्न वगैरह हुए वेरियस ब्रांचेस से वापस आए हैं, है ना. एजेंट्स एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी प्रिपेयर्ड. देखो ए कंप्लीट डिटेल ऑफ परमानेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर्ड. भाई जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं उसकी एक लिस्ट बना के रखना. कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लो हमारी कंपनी ने मशीनें खरीदी है, हमारी उसने कुछ भी चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी प्रकार का किए हो, सारी की लिस्ट बना के तैयार रखना. देखो इसके बाद में लिस्ट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं पता है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, मान लो एक हमारे वैसे तो रिवेन्यू खर्चे हैं वो, लेकिन फ्यूचर के डेफर्ड मतलब फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर के रिवेन्यू खर्चे आज ही दे दिए. मान लो मैंने 10 साल के लिए किसी एजेंसी को ठेका दे दिया एडवर्टीजमेंट का, 10 लाख रुपए दिए, हर साल का 1 लाख का खर्चा था वैसे तो रिवेन्यू का. प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल 1 लाख रुपए डेबिट होने चाहिए थे, मैंने उसको 10 लाख रुपए इकट्ठे दे दिए. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब आज मैंने 10 साल के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आज ही कर दिए. दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. आगे चलो, देखो ए लिस्ट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर्ड. प्रॉपर प्रिपेयर करके रखोगे भाई कौन कौन से आपने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं. देखो ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विच द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू एग्जामिन बी प्रिपेयर्ड. भाई कौन कौन सी आप मेरे को एग्जामिन करनी है, बुक्स आज करनी है जो, वो प्रिपेयर करके रखो. नू थोड़ी अब मैं सौदे ढूंढता फिरूंगा तुम्हारी फर्म में मैं बैठा हूँ, सीए बैठे, टाइम बर्बाद हो रहा है उसका, वो यूँ थोड़ी है तुम्हारे लेजर पोस्टिंग में ढूंढता फिरेगा वो एंट्री कहाँ गई, वो एंट्री कहाँ गई, वो एंट्री कहाँ गई. तुम्हारे अकाउंट मिलाने थोड़ी आया हूँ मैं तो चेक करने के लिए आया हूँ ना भाई, सीधी सी बात है. सीए का टाइम बहुत कीमती होगा ना उस टाइम, समझा ही नहीं आई. तो ये बात है. देखो ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर कंटेनिंग देयर नेम एंड एड्रेस बी प्रिपेयर्ड. प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ, डायरेक्टर कितने हैं और कितने कितने हैं और उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ, ठीक है, होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद में देखो क्या है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क. डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नहीं करेंगे, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा भाई,
सेल का मैं 4 लड़के साथ लेके जा रहा हूँ, और सेल का काम तू देख भाई, परचेज का काम तू देख, है ना, इनकी बैलेंस शीट तू मैच कर, ठीक है, इनका जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है आप चेक करो, इनका फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है वो आप चेक करो, आपको स्टॉक पे लगा दिया, इसका स्टॉक चेक करो क्या है ना। सभी को अलग अलग काम दे दूंगा ना, मैं डिवाइड करूंगा वर्क को। यूँ थोड़ी है भाई मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेले के ऊपर सारे चढ़ गए ऑर्गेनाइजेशन वाले, है ना। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी होती है ना, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होते हैं। एक जना कितना काम संभालेगा वहाँ पे जाके। अपने ट्रेनिंग को साथ में, अपने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे नीचे एस्पिरेंट्स, उनको लेके जाऊंगा साथ में, करो सारा का सारा काम। लेके भी जाते हैं सीए जो होते हैं, उनके नीचे ट्रेनिंग करने के लिए 10-10 बंदे होते हैं, सबको लगा देते हैं, सही है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क, देख ऑडिटर ऑडिट द अकाउंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैंस in order to complete the entire work within the specific time, the division and distribution of work become necessary. distribution of work necessary है। 50 मैंने जगहों की ऑडिट ले रखी है, अब मैं काम एक ही में बैठा रहूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, नहीं समझे मेरी बात को। तो मेरे को जगह जगह जाना पड़ेगा ना, जगह जगह काम बांटना पड़ेगा मेरे को। एवरी चार्टेड अकाउंटेंट हैज सर्टेन, देखो स्टेटमेंट फॉर ट्रेनिंग नॉन एंड आर्टिकल्स क्लर्क, वही बात है मैंने अभी अभी बोला। आर्टिकल क्लर्क होते हैं ना, जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है जिसकी बच्चे की, सीए का जो सीए कर रहा है जो बच्चा, उसकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। एस्पिरेंट होते हैं वो आर्टिकलशिप बोलते हैं उसको, ठीक है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है ना 3 साल की। तो उन एस्पिरेंट्स को क्या करूंगा मैं, लगाऊंगा काम पे, भैया लोगों काम पे, सीधी सी बात है ना। तो ट्रेनिंग तो वही है उनकी। मेरे पास ऑडिट का काम है, मेरे पास इनकम टैक्स का टीडीएस का काम है, वो और सब है, तो उन पे लगाऊंगा ना। ऑडिट का काम मैं मेन मानता हूँ, ठीक है, ऑडिट का काम सीए का मेन काम है। उसके अंदर मैं बच्चों को लगाया कि भैया आओ सीखो साथ में, और फिर अगले दिन आगे भेज रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना काम। तो ये बात है। देखो ऑडिट प्रोग्राम, देखो फाइनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल प्रायर इंफॉर्मेशन, ऑडिट शुड फॉर्मुलेट ए प्रोग्राम फॉर डूइंग हिज वर्क containing how he will go about his work and the division of work among various people। मतलब सब कुछ पता चल गया अपने को, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं ऑडिट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, सारी चीज़ मैंने सेट कर दी है, ठीक है। अब मैं फर्म में जा सकता हूँ। अब बिना नॉलेज के फर्म में जाओगे तो दिक्कत ही आएगी ना, बिल्कुल नया नया लगेगा, 2 दिन तो समझने में लग जाएंगे ये सौदा क्या है ये, समझ आई। तो ये बात है, सारा कुछ समझ के जाओ ना पहले से, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद में देखो ऑडिट प्रोग्राम, देखो ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर फॉर द, भाई डिटेल्ड प्लान तैयार कर रहे हैं ना, प्रिपेयर बाय द ऑडिटर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ हिज असिस्टेंस बिफोर एक्चुअली बीइंग द ऑडिट है। देखो हैंस एन ऑडिट प्रोग्राम इज ए सिस्टमैटिक डिटेल्ड एंड रिटन प्लान ऑफ ऑडिट टेक्निक टू बी एडोप्टेड। जो मैं ऑडिट टेक्निक अडोप्ट करूंगा, जो मैंने सिस्टम बनाया है, मतलब प्लान का मतलब सीधा सीधा है कि किसी चीज़ को प्लान करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड होम टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसका सारा लिखित सिस्टम तैयार कर लिया मैंने, ठीक है। मैं उस तरीके से मैंने क्या टेक्निक अपनानी है ऑडिट के लिए, सारी चीज़ क्या करनी है, तो वो सारा प्रोग्राम में तैयार करके जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम मतलब समझ आया होगा। डेफिनेशन देखो, ए ऑडिट प्रोग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स टू बी फॉलोड। देखो ऑल प्रोड्यूसर इज टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अराइव एट एन ओपिनियन कंसर्निंग टू क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं सभी को फॉलो करना पड़ेगा। एन ऑडिट प्रोग्राम इज ए फ्लेक्सिबल प्लान्ड प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। भाई प्रोसीजर है कि भाई मैं ऐसे ऐसे एग्जामिन करूंगा इसके अकाउंट, सारी चीज़ एग्जामिन ऐसे होएगी, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया कि भाई मैं इस तरीके से ऑडिट करूंगा सामने वाले की, ठीक है। तो वो मतलब कहने का क्या मतलब है, प्लान तैयार किया ना मैंने, सामने मैंने सारा कुछ बिफोर गोइंग ऑडिटिंग मैंने सारा कुछ स्टडी कर लिया। उसके बाद में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने प्लान तैयार कर लिया, पूरा प्रॉपर एक सेटअप तैयार कर लिया सिस्टम, अब मैं जा रहा हूँ ऑडिट करने के लिए, सही है। तो ये बात होती है। एनालाइज ऑफ अबव डेफिनेशन, देखो द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, देखो डिस्क्रिप्टिव सो दैट ऑल दैट नीड्स टू बी डन ड्यूरिंग द ऑडिट कैन बी एनालाइज्ड इन द प्लान। आफ्टर ईच एस्पेक्ट ऑफ द वर्क स्पेस इज लेफ्ट फॉर द सिग्नेचर ऑफ द क्लर्क
असाइंड फॉर डूइंग द सेम। मतलब क्या, सिग्नेचर वगैरह भी करवा लो, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उस पर सिग्नेचर करवाओ प्रॉपर क्लर्क वगैरह के और सब चीज़ों के। देखो द प्लान इज ऑलवेज इज रिटर्न राइटिंग एंड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर। जो प्लान है ऑडिटर प्रिपेयर करेगा, ऑडिटर को करनी है ना भाई ऑडिट, तो किसी और को थोड़ी करनी है। The main aim of the plan is to ensure that the work of the audit proceed in an efficient manner। जो ऑडिट का वर्क है वो एफिशिएंट मैनर में पूरा करवा सकूं, मैं पूरा कर सकूं और टाइम पे पूरा करके दे सकूं काम को, ताकि अगले भी आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में प्रस्तुत कर सके। सीधी सी बात है भाई, उनको भी तो चाहिए ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी तो मांगेंगे, ऑडिट रिपोर्ट है वो भी तो चाहिए ना उनको, बिजनेस को आगे एजीएम के अंदर में मीटिंग के अंदर में दिखानी पड़ेगी ना, वो शेयर होल्डर देखेंगे, एनालाइज करेंगे सारी चीजें, सही है ना। तो ये बात है, तो मतलब कहने का क्या है, एक एफिशिएंट मैनर में स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितना मैंने सामने वाले को दिया है उस टाइम के अंदर में मैं दे सकूं, तभी तो प्लान तैयार करना पड़ेगा ना, सही है। तो प्लान तो तभी तैयार होता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य है, देखो एन ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य होते हैं। प्रिपेयर, देखो प्रिपेयरिंग ए स्पेसिफिक फ्रेम वर्क फॉर द ऑडिट वर्क सो दैट इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में हमारी ऑडिट कंप्लीट हो जाए, मेरा ये उद्देश्य है ऑडिट प्रोग्राम बनाने का। दूसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क अमोंग द असिस्टेंट्स सो दैट ईच पर्सन इज अवेयर ऑफ व्हाट ही इज सपोज टू डू। मतलब मेरे पास, मेरे जो साथ जा रहे हैं लोग, उनको सबको पता होना चाहिए ना वो चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, जो हमने प्लान तैयार किया है वो सारा कुछ उनके दिमाग में भी होना चाहिए, वो भी तो मेरे साथ करेंगे ना काम, मैं अकेला थोड़ी करूँगा वहाँ पे जाके काम। देखो बीइंग अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉइज, भाई देखो बीइंग अवेयर ऑफ प्रोसेस, देखो प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज वर्क डन कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस भी हमको पता होनी चाहिए, कितना एम्प्लॉय ने काम किया है, अपडेट होना चाहिए हमारे पास रोज का रोज। इन केस एनी एम्प्लॉय लीव ड्यूरिंग द ऑडिट, देखो इन केस एनी एम्प्लॉय लीव ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान कोई लीव पे, छुट्टी पे है, फर्म में छुट्टी मार रखी है, देन असाइनिंग द सेम वर्क टू द पर्सन रिप्लेसिंग हिम, उसकी जगह किसी और को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट, देखो रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क, भाई कोई भी पॉसिबिलिटी हो कि भाई दिक्कत आने वाली है या कुछ होने वाली है, तो उसका सिस्टम तैयार होना चाहिए, पहले से अपडेट तैयार होना चाहिए। कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, सही है। सामने वाली फर्म जब भी 20-20 लाख रुपए देती है ऑडिटर को, सीए को, यूँ थोड़ी है यूँ ही सीए को पैसे मिल जाते हैं। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे हम हर चीज़ में। देखो टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। स्टैंडर्ड प्रोग्राम एक होता है टेलर मेड प्रोग्राम, अपने हिसाब से कंपनी को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए हमने प्रोग्राम तैयार किया। स्टैंडर्ड प्रोग्राम क्या है, जो सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। देखो एन ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। स्टैंडर्ड जो सारे के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलेंगे। दिस डॉक्यूमेंट इज यूज यूनिफॉर्मली इन ऑल ऑडिट, ऑल ऑडिट के अंदर में ये यूनिफॉर्मली यूज होते हैं, सभी के अंदर में यही प्रोग्राम यूज होते हैं। एंड देयर इज नो नीड फॉर ऑडिटर टू प्रिपेयर सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम फॉर ईच ऑडिट। Such a program is also referred to as fixed or predetermined or planned program। मतलब क्या है, खुद प्लान करने की जरूरत नहीं है। आईसीआई ने भी अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है, वो भी फॉलो कर सकते हो आप, जो कि सारे सीए करते हैं, ठीक है। और टेलर मेड प्रोग्राम भी होते हैं। टेलर मेड प्रोग्राम कौन सा होता है, देखो टेलर मेड प्रोग्राम, ए टेलर मेड प्रोग्राम इज वन विच इज प्रिपेयर सेपरेटली फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, उसके साइज के अनुसार, उसकी टर्नओवर के अनुसार, उसकी बैलेंस शीट के अनुसार, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार हम जो है अपने हिसाब से एक ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, ऑडिट प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, है ना। तो ये बोलेंगे टेलर मेड प्रोग्राम। इसके बाद में क्या कह रहा है, प्रिपेरेशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। देखो इसेंशियल ऑफ ए गुड्स ऑडिट प्रोग्राम, एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या बातें होनी चाहिए। एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम जो आप तैयार कर रहे हो उसके अंदर में क्या क्या बातें होनी चाहिए जो उसको अच्छा बनाए। सीधी सी बात ये है, देखो सबसे पहले इन राइटिंग, देखो सीधी सीधी बात है, ये राइटिंग में होना चाहिए, यूँ नहीं है कि भाई राइटिंग मतलब लिखित में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, क्लियरिटी, प्रॉपर क्लियर हो हर चीज,
क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हर चीज। यूं नहीं है कि कोई चीज अंधेरे में रखी हुई है, पता ही नहीं है ना। हमारे साथ जो बंदे जा रहे हैं उनको पता ही नहीं थी कई बातें, तो है ना। तो ये बात है। अभी देखो डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर पता होना चाहिए, किस किस को क्या क्या डिवाइड किया जाएगा, वर्क किस तरीके से डिवाइड करना है अपने को पता होना चाहिए प्लान के अंदर में। हाउ टू डिवाइड द वर्क, जितना भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का कैसे कैसे बांटेंगे हम, ये क्या होएगा मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मान लो कुछ प्रोग्राम में चेंज भी करना पड़े तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंजेबिलिटी। मतलब अगर हम चेंजेबिलिटी लाना चाहे तो थोड़ी बहुत चेंजेबिलिटी ला सके, अगर ये ना चले तो ये लगा दें, ये ना चले तो ये लगा दें। ठीक है। तो ये बात है, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जाने के बाद पता चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपना ऑडिट प्रोग्राम जो है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहे ना हम कर सकें, यूं नहीं है पूरा का पूरा प्लान ही चेंज कर दिया, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो कर सको। इसके बाद में क्या है, पॉलिसी एंड प्रोविजंस। देखो वाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मेमोरेंडम है ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसको प्रॉपर्ली रीड कर लो पहले से, प्रोग्राम तैयार करने से पहले। एक अच्छा प्रोग्राम तभी बन सकता है जब आप पॉलिसीज एंड प्रोविजंस जो कंपनीज के हैं ना वो रीड कर लो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रीड कर लो, एओए और एमओए को रीड कर लो, है ना। उसके बाद में एक अच्छा प्रोग्राम तैयार हो सकता है ना। एक अच्छा प्रोग्राम तैयार करना है ना आपको ऑडिट का, तो ये सारी चीजें रीड कर लेना। एक अच्छे प्रोग्राम में ये चीज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला होना चाहिए। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करना, है ना, जो एरर्स है उनको बताना, ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए प्रोग्राम हमारा। द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो एज देखो मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द वर्क। कोऑर्डिनेशन बनाओगे तभी तो काम टाइम पे होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब है सामंजस्य है। सामंजस्य का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट करो। पता चले 10 लोगों की टीम गई है, 10 के 10 आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 लोगों को ऐसे काम पे लगाओ, कोऑर्डिनेशन बने, सारे मिलजुल के काम कर पाए, नहीं तो 10 के 10 लड़ाई करने में ही रह जाएंगे, काम कब करेंगे वो, समझ आई। कोऑर्डिनेट करें आपस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद में देखो प्रीवियस रिपोर्ट्स, पहले प्रीवियस रिपोर्ट भी स्टडी कर लो वाइल देखो ड्राफ्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम। द फाइनल अकाउंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द पास्ट ईयर शुड बी लुक्ड इनटू सिंस बाय डूइंग सो मैनी फोकस विद, भाई कहने का मतलब इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाती है। मतलब मोटा मोटा रफ आइडिया तो आपको मिल जाएगा कि भाई इस तरीके से है सिस्टम इनका। पिछली ऑडिट रिपोर्ट रीड कर सकते हो आप, स्टडी कर सकते हो, पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टडी कर सकते हो, पीछे क्या था। ठीक है। तो ये बात है। डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हो ना ऑडिट। इनका सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। देखो ए सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी की हजारों करोड़ की टर्नओवर होती है ना, तो उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज भी आप सेपरेट प्रोग्राम तैयार कर सकते हो। मान लो मैंने बोला स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर के अंदर में स्टोर सारा चेक करना, ये करना वो करना। स्टोर ही इतना बड़ा है उनका, 10 किले में तो स्टोर है, सही है, इतना बड़ा है। तो स्टोर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से प्रोग्राम तैयार किया ऑडिट का। स्टोर में 10 दिन लग जाएंगे अगर स्टोर का तैयार किया जाए तो, है ना। तो मतलब कहने का क्या है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ऐसे ही पैसे थोड़ी देते सीए को, समझ आ रही है नहीं आ रही। डिपार्टमेंट वाइज ऑडिट भी हो सकती है अगर डिपार्टमेंट बड़े बड़े डिपार्टमेंट है तो। जैसे कोक कंपनी है, इतने बड़े बड़े प्लांट है, ठीक है, पेप्सी कंपनी है, इतने बड़े बड़े प्लांट है, अपन ने देखा भी नहीं होगा इतना, है ना। तो ये बात होती है। देखो स्पेसिमेन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, देखो फाइनेंशियल बुक्स, ये सारी चीज़ें होती है। देखो कैश बुक है, कैश बुक के अंदर में कैशिंग, पोस्टिंग, वाउचरिंग, ये सारी चीज़ होती है। देखो ये सारी ये चीज़ क्या है, स्पेसिमेन एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने का तरीका है। ये ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। एक सेल्स डे बुक चेक करनी है, इसके अंदर में कैश में कितना आया गया है, पोस्टिंग क्या क्या हुई हुई है, वाउचरिंग क्या क्या हुई हुई है, ये सारी चेक करना, है ना। बिल देखो बिल्स रजिस्टर्ड, देखो कैश में कितने बिल हैं, पोस्टिंग कितनी की हुई है, वाउचरिंग वगैरह सारी चीज़ चेक करना। परचेज डे बुक, डेली की परचेज सेल का हिसाब किताब देखना, है ना। कास्टिंग कितनी की हुई है, पोस्टिंग कितनी की हुई है, वाउचरिंग कितनी की हुई है, जर्नल वगैरह चेक करना सारे के सारे, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल, ये सारा एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। पहले हम ये करेंगे,
फिर ये करेंगे, सेल बुक चेक करेंगे, फिर बिल्स रजिस्टर्ड चेक करेंगे, फिर परचेज डे बुक चेक करेंगे, फिर जर्नल चेक करेंगे, फिर वेरिफिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट करेंगे, फिर वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल एंड फिर एक रिपोर्ट बना के दे देंगे कि भैया ये लो रिपोर्ट हो गया काम। समझे नहीं समझे? ये प्रोसीजर बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया कि इस तरीके से काम करेंगे हम। दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। आगे चलो, फायदे क्या ऑडिट प्रोग्राम के? फायदे सीधे ही दिख रहे हैं, सीए को फायदे ही फायदे ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने के। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए ऑडिट प्रोग्राम। एक ऑडिट प्रोग्राम होने के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम काम पहले ही बांट देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पहले ही डिटरमाइन कर देते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी जिम्मेदारी क्या है। इसके बाद में क्या है, इवेल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस को इवेल्युएट कर देते हैं पहले ही, पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक ट्रैक बना देते हैं। एक ट्रैक बनाने के बाद में क्या होएगा, हमको उस पर चलना आसान हो जाएगा। एक बिना ट्रैक के चल रही गाड़ी कहीं पे भी मुड़ रही है बार बार, सही है। तो ये बात है, एक ट्रैक बना दिया तो क्या है, आसान हो जाएगा चीज को करना। एक प्रोग्राम आपने स्पेसिफिक तैयार कर दिया ना, तो आपको उस ट्रैक पे चलना आसान हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, वर्क में सेमनेस आएगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, सेम मतलब यूनिफॉर्म इन वर्क, वर्क में यूनिफॉर्मिटी आएगी, सभी लोग मिलके आपस में चलेंगे और यूनिफॉर्मिटी वर्क में आएगी, वर्क आसानी से पूरा हो पाएगा, वर्क रिपीट नहीं होएगा। भाई एक तो बिना किसी को ढेर लगा के कोई काम कर रहे हैं, आप टेबल पे ढेर लगा दिया ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए, सारा चेक कर रहे हो इकट्ठा करके, एक सीरियल वाइज प्रॉपरली चल रहे हो आप, बार बार काम रिपीट होएगा ना उसमें, तो ढेर बना के कर रहे हो तो कभी कोई काम एक बार रिपीट हो गया, कभी 3 बार रिपीट हो गया, है ना। तो ये बात होती है। देखो यूनिफॉर्मिटी इन वर्क आएगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को चेंज भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम तैयार किया हो, भैया प्रोग्राम पढ़ लो ऑडिट का, वहां से लग जाओ, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, प्रूफ इन कोर्ट, एक तरह से प्रूफ इन कोर्ट है ये, देखा जाए तो भैया हमने पहले ये चेक किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, प्रूफ इन कोर्ट है। सेविंग टाइम, टाइम बचाएगा ना, पहले तो वहां पे जाके सोचना पड़ेगा क्या करें, 2 दिन तो सोचने में लग जाएंगे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख के पागल हो गया वो, क्या करें, 2 दिन 3 दिन तो यूं ही चले गए सोचने में। उसके बाद में बैठ के प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे, 5 दिन तो वहीं पे खत्म हो गए, बाकी फर्मों का काम कौन करेगा, समझ आ रही है। तो ये बात है, तो सेव टाइम, आपका टाइम सेव कर देगा ये। साइमल्टेनियस वर्क, देखो इन डिफरेंट बिजनेस, देखो सेम काम क्या है डिफरेंट बिजनेस में हो सकता है। एक बार प्रोग्राम बनाया, कई बिजनेस एक जैसे होते हैं, सभी में लगा दिया, हमने तो अपना प्रोसीजर बनाया ना, हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो प्रोसीजर सब में अप्लाई कर दिया प्रोग्राम। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल, कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल है। एक तो होता है पता 10 काम करने हैं आपको, आप घर से निकलते हो, 5 काम भूल गया आपने, अगर लिखे नहीं हुए तो हमेशा रखो कि भाई लिख के रखो, 10 काम ये करने हैं मेरे को, या तो व्हाट्सएप पे लिख के रख लो 10 काम, मेरे को ये 10 के 10 याद रहेंगे। एक तो होता है कि भाई लिख के नहीं रखा आपने, नहीं, फिर तो 5 काम 6 काम ही होंगे, 4 काम रह जाएंगे वो, ठीक है। तो ये बात होती है। देखो फैसिलिटी इन कंट्रोल, फैसिलिटी इन कंट्रोल क्या है, हैविंग एन ऑडिट प्रोग्राम, फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल ओवर द ऑडिट वर्क सिंस द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर स्पेसिफाइड बिफोर हैंड। मतलब कहने का मतलब है सारी की सारी चीज़ कंट्रोल में होती है ना। फैसिलिटी मतलब जब तक किसी को बांटा नहीं होता काम, सब कुछ अपने हाथ में ही होता है, सब अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वर्क बिकम, देखो मैकेनिकल, मतलब एक तरह से वर्क मशीनाइजेशन हो जाएगा, लोग अब एक अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकते, अगर प्रोग्राम तैयार कर दिया तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। लोग अगर मान लो एम्प्लॉय अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, चाय भी पी रहा तो सोच के पीनी पड़ेगी, वहाँ पे इस टाइम ये करना था अपने को, समझा ही नहीं आई, तो ये बात है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, अगर मान लो मैं किसी सीए के नीचे एस्पिरेंट हूँ, आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा एबिलिटी है काम करने की, मान लो एक नॉर्मल टीचर समझ के स्कूल ने मेरे को एक अकाउंट पढ़ाने के लिए दे दिया, तो मेरी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो एक 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी तो गई ना, खराब होगी ना, समझ आई। एक सीए ने मेरे को एक नॉर्मल आर्टिकल समझ के छोटा मोटा काम दे दिया, भाई इतना कर लो बहुत है, ठीक है, तो मेरी एबिलिटी तो गई ना। मेरा जो लैक ऑफ इनिशिएटिव, मैं जो इनिशिएटिव ले सकता था मैं अपने हिसाब से नहीं ले पा रहा ना, मैं जितना काम कर पाता था उसका 10% ही कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है। तो ये बात है। देखो लैक ऑफ मोरल इन्फ्लुएंस,
मतलब मोरल इन्फ्लुएंस होएगा, मोरली वो डिससेटिस्फाइड होएगा बंदा काम करने वाला, यार ये तो सारा सिस्टम में बना रखा है इसने काम करने का, पर्चा तैयार करके दे रखा है, ये करना है, इस तरह होएगा, मोरली वो डिससेटिस्फाइड होएगा बंदा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो। अच्छा, इसके बाद में क्या है, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड। भाई डिफ़िकल्टी होएगी डिटेक्ट करने में फ्रॉड। हैविंग एन ऑडिट प्रोग्राम मेक्स द वर्क देखो मोन्टेनियस एंड मैकेनिकल। दिस मेक्स द डिटेक्शन of fraud even more difficult since doing so required as very immigrative and thorough examination। मतलब क्या है, एक तो सिस्टम बना दिया, ये करना है, 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 ये कर चुके तो एम्प्लॉय को ये पता चल गया कि ये तो अगला कर चुका, इसमें तो गलतियां नहीं ढूंढेगा, आगे आगे ये करना है अगले को, इसमें ही गलतियां ढूंढेगा, आगे चल पड़ा, बोला ये वाले 2 फ्रॉड बच गए, पीछे वाले अब आगे वाली चेकिंग हो रही है। नहीं समझे मेरी बात, मतलब बच गए ना, वो समझ आ रही है। कई जगहों पे देखा नहीं जा पाया, देख नहीं पाए, है ना, टाइम के कारण। उन्होंने टाइम बाउंडेशन भी होती है उसके अंदर में, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर में, भाई इतने टाइम में करना है ये काम, तो कई बार है ना जल्दबाजी के अंदर में ये काम पूरा नहीं हो पाया, पूरी चेकिंग नहीं हो पाई, बस अपने ने कह दिया हाँ होगी चेकिंग बस, है ना। सीए वाला आर्टिकल क्या करेगा, हाँ चलो होगी चेकिंग होगी, ठीक है। कई बार ऐसे छोड़ देते हैं लापरवाही में, और वहाँ पे फ्रॉड होता है फिर। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, लैक ऑफ जो भी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, देखो सिंस द ऑडिट प्रोग्राम इज फॉर्मुलेटेड इज देखो इन एडवांस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंज इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन द सर्कमस्टांसिस। मतलब सिचुएशन को देखते हुए बहुत कम चांस है कि हम चेंज कर पाएँ उसको। एक चीज़ चेंज करेंगे दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी। अब मान लो मैं स्कूल में लेक्चर ले रहा हूँ ना, ये पूरा सिस्टम सेट होता है, इस टीचर का ये, इस टीचर का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये टाइम, इसका ये टाइम। एक भी पीरियड बीच में से हटा दिया किसी का, सारा अनसेट हो जाता है सिस्टम, है ना भाई। सब फिर दोबारा से सेट करो, सिस्टम होता है ना। तो इस तरीके से दिक्कत आती है, ऐसे ही ऑडिट में भी दिक्कत आएगी। अभी देखो यूनिफॉर्मिटी इज हार्मफुल, यूनिफॉर्मिटी हार्मफुल होएगी इसमें। द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी बिजनेस। सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम हर बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते ना आप। जर्नली क्या होता है, ये सीए है ना, एक बार प्रोग्राम बनाते हैं, हर बिजनेस में सेम अप्लाई कर देते हैं। अरे करने वालों को तो दिक्कत आती है ना, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पे। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी। मेरी एफिशिएंसी पता कैसे चलेगी सीए को, जिस सीए ने मेरे को काम दिया, मेरी एफिशिएंसी तो ज़्यादा थी, अगला बोला भैया ज़्यादा मत सोचो, इतना काम करना है, इतना करो। समझाई, सामने वाले एस्पिरेंट की आर्टिकल की एफिशिएंसी भी तो नहीं पता चलेगी, क्या पता वो तुम्हारे से भी ज़्यादा एफिशिएंट हो, सीधी सी बात है ना। तो ये बात है। अच्छा, रेमेडीज और देखो इलास्टिसिटी इन ऑडिट प्रोग्राम। रेमेडीज क्या है, देखो इसको दूर कैसे किया जा सकता है इन परेशानियों को। देखो द अबव मेंशन्ड डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम मेक्स इट देखो जो भी है एम्पली और क्लियर दैट द ऑडिट प्रोग्राम शुड नॉट बी रिज। ऑडिट प्रोग्राम रिज नहीं होना चाहिए। रिज का मतलब क्या होता है, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड, द सेम ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज फॉर द ऑडिट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम प्रोग्राम यूज मत करो। एक ये समस्या का मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो सिंस देखो इन रियलिटी द वे ऑफ वर्किंग एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट। Hence, an audit program will be useful only when there is a scope for making alteration in it in accordance with the change in circumstances। आप उसके अंदर में अल्ट्रेशन का ऑप्शन रखो कि भाई अगर मान लो कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, सर्कमस्टांसेस कोई ऐसे होते हैं, तो आप उसको चेंज कर सको, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग एक ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑडिट नोटबुक, एक ऑडिट नोटबुक होनी चाहिए। जो ऑडिटर है ना, उसके हाथ में एक नोटबुक होती है जिसमें वो गलतियां लिखता है, ऑडिट नोटबुक, समझे। अभी देखो ड्यूरिंग द ऑडिट देखो द ऑडिटर कम्स अक्रॉस ए नंबर ऑफ पॉइंट ऑन विच क्लासिफिकेशन मे बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर।
और विच मे बी यूजफुल इन द फ्यूचर। भाई कई चीज़ें ऐसी होती है जो यूजफुल ऑफ फ्यूचर में वो लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, द ऑडिटर कैन नॉट ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड हैंस इवन एवरी ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट कीप्स ए नोटबुक, देखो नोन एज ऑडिट नोटबुक, फॉर हिज पर्सनल यूज इन विच ही रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑडिट। ऑडिट से अब मान लो मैं नया नया ऑडिटर बना हूँ, मेरे को इतने ज़्यादा पता नहीं है सारी चीज़ें, तो मैं उस कॉपी के अंदर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ। मान लो मेरे को कोई नया एक्सपीरियंस हुआ, ये काम ऐसे करते हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एक कामयाब होने का यही तरीका है, सही किसी चीज़ के बारे में पता चले, कोई चीज़ नई चीज़ों के बारे में पता चले, उसको नोट कर लिया जाए, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। और अपने एटीट्यूड में रह के कि भाई ना मेरे को तो आता है, तो आपने वो नोट नहीं करी तो वो ख़त्म हो जाएगी 2 दिन में। इंसान को जर्नली 2 दिन याद रहती है कोई चीज़। अगर आप 2 दिन आप सुनते हो तो वो 2 दिन याद रहेगी आपको, अगर आप उसको रिकॉल नहीं करते तो, ठीक है। तो ये बात है, उसको नोट करके रखो हमेशा के लिए, बढ़िया चीज़ को नोट करके रखो। जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही है उसको नोट करो हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी भर ना तो नॉलेज देने वाला साथ रहेगा, ठीक है। वो नोट्स आपके उस दिन काम आएंगे जिस दिन आप अकेले पड़ जाओगे रास्ते पे, उस दिन वो नोट काम आएंगे जो सामने वाले ने दिए थे लिख के, ठीक है। तो ये बात होती है। अभी देखो कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, कंटेंट क्या होनी चाहिए ऑडिट नोटबुक के अंदर में। जो आप ऑडिट नोटबुक बना रहे हो प्रॉपर, उसके अंदर में कंटेंट ऑफ ए ऑडिट नोटबुक देखो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेज एनीथिंग देखो कंक्लूसिव अबाउट द कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। इट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट। एक पर्टिकुलर ऑडिट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नोटबुक तैयार करोगे। हाउएवर द ऑडिट नोटबुक नॉर्मली कंटेन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज द केस ऑफ ए कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट बुक, contract etc. and the case of the a partnership firm, the partnership deed। पार्टनरशिप डीड के अंदर में कोई केसेस वगैरह हुए, वो केसेस को हमने ऐसे सुलझाया, वो सारी चीज़ें आप नोट करो। ए कॉपी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, एक ऑडिट प्रोग्राम की आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए, उसके अंदर में नोट होनी चाहिए। एंड देखो ए अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ऑडिट, आपने एक्चुअल वर्क डन क्या क्या किया उसके अंदर में आप नोटबुक में नोट करोगे। एंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज इन द बिजनेस, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट आपको दिखता है कि भाई हाँ ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, मेरे को याद रखना चाहिए, मेरी ऑडिटिंग में काम आएगा ये आगे कहीं ना कहीं, तो मेरे को वो भी नोट करना चाहिए, ठीक है। ऑल सस्पिशियस विच नीड, देखो सस्पिशियस विच नीड टू सॉल्व और एक्सप्लेन इन द फ्यूचर। अब मान लो फ्यूचर में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है किसी चीज़ को और चीज़ को, वो भी नोट करो। ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग मेंटेन, जो बुक ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो उसको भी रिकॉर्ड करो। देखो इसके बाद में द नेम ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफिसर्स अलोंग विद देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोट करो उसके अंदर में, ऑडिट नोटबुक के अंदर में। देखो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द मेथड ऑफ अकाउंटिंग बीइंग यूज, जिस बिजनेस के अंदर में आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो ना, उसका मेथड क्या है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, क्या यूज़ कर रहा है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो। मतलब ब्रीफली आप सारी चीज़ें इसके अंदर में रिकॉर्ड करोगे। कहने का मतलब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, उसके अंदर में आप सारी चीज़ें अपनी ऑडिट नोटबुक के अंदर में जो पर्सनल ऑडिटर की होती है उसमें आप रिकॉर्ड करोगे, और किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको हेल्प देगी वो कल को वो कॉपी, वो जो ऑडिट नोटबुक है वो आपको हेल्प पहुँचाएगी। कोई भी एक डिक्शनरी बना लिया आपने, भाई ये प्रॉब्लम है इसका ये हल है, फलाना प्रॉब्लम है इसका ये हल है, आपने नोटबुक में नोट करके रख लिया सारा कुछ। कोई भी उससे रिलेटेड दिक्कत आएगी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपके पास ऑडिट नोटबुक मेंटेन होगी तो, ठीक है ना। आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो फिर कहीं जाके नहीं देख सकते आप, फिर तो आपको बार बार पूछना ही पड़ेगा सीए से, और सीए का बार बार दिमाग खराब करोगे सीए आपको निकाल भी सकता है, ठीक है। तो ये बात है। अभी देखो इसके बाद में आगे चलो, देखो ए लिस्ट ऑफ वाउचर बिल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन लॉस्ट, जो लॉस्ट होते हैं जर्नली, वो वाउचर्स वगैरह लिख लो, सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह लिख सकते हो। देखो इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक, फ़ायदे क्या हैं ऑडिट नोटबुक को मेंटेन करने के। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट एंड ए चेंज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग, देखो लीव्ड ऑन ऑडिटर, मतलब कहने का क्या है, कोई भी
अगर एलिगेशन लगाता है ऑडिटर के ऊपर, ये चीज़ हो गया, वो चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो ऑडिट नोटबुक दिखाएगी कि भैया मैंने ये किया था, समझ आई, मैंने ये किया था और ये रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, ये नोटबुक प्रूफ बनेगी उस टाइम। इसके बाद में क्या है, इट फैसिलिटेट द ऑडिट वर्क सिंस ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर नोटेड एट वन प्लेस। एक प्लेस पे हम सारे, एक ही नोटबुक में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, करना चाहे तो। द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट वर्क कैन बी clearly assessed. The notebook is very useful as it tell the audit how much of the audit work has been completed. ये भी बता देगी वो नोटबुक की कितना आपका ऑडिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखो, इन द फ्यूचर इफ द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स हैव टू बी ऑडिटेड अगेन, अगर मान लो अगेन ऑडिट करनी पड़ी ना, तो आपकी ऑडिट नोटबुक बहुत काम आएगी उस टाइम आपकी, ठीक है ना। ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस आर, देखो एसिमिलेटेड इन द ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक के अंदर में सारी चीज लिखनी पड़ेगी आपको, सारी चीज आपको मिल जाएगी। बहुत फायदे ऑडिट नोटबुक के, आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आप बना बना के भी इतना कुछ लिख सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इस चीज की, समझ आई। हर चीज बना बना के लिखी जा सकती है और इतनी आसानी से पास हो जा सकता है, पूछो भी मत। आगे देखो, डिसएडवांटेजेस ऑफ नोटबुक। टाइम बर्बाद होगा, थोड़ा सा लिखने में टाइम जाएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर में क्या है, डिसएडवांटेज बहुत कम डिसएडवांटेज है, एडवांटेज ज़्यादा है इसके, ठीक है। टाइम जाएगा थोड़ा सा, है ना, रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। देखो, इवन इफ एन ऑडिटर हु इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर एंड हु डज हिज वर्क विद फुल डिलिजेंस एंड डेडिकेशन डज नॉट मेंटेन द ऑडिट नोटबुक और डज नॉट मेक प्रॉपर एंट्रीज इन द सेम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम के अनुसार होना चाहिए ना काम। अब वहाँ पे टाइम बाउंडेशन है, 10 दिन में काम पूरा करके देना है। वहाँ पे ऑडिट नोटबुक भी बना रहा हूँ मैं बैठ के, कई बार रह जाती है यार चीज़ें, छोड़ना बाद में देखेंगे करके रह जाती है उसमें नोटबुक करनी, ठीक है। तो दिक्कत ये आती है कि अब सीए बोलेगा ऑडिट नोटबुक क्यों नहीं तैयार की। एक सीए की लाइफ के लिए ज़रूरी है ये चीज़। आप ये चीज़ ध्यान रखा करो कि ऑडिट नोटबुक को तैयार रखो, ताकि कल को आपको हेल्प लेनी पड़े तो आपकी ऑडिट नोटबुक आपके साथ हो, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद में देखो, ऑडिट वर्क पेपर। एक ऑडिट वर्क पेपर देखो, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑल सच नोटबुक डॉक्यूमेंट लिस्ट correspondence etc यूज बाय द ऑडिटर विच आर देखो रिटेन बाय हिम देखो इवन आफ्टर द completion of audit and which it is not necessary to return the client are known as audit work paper. ऑडिट वर्क पेपर है ये सारे के सारे, जैसे ऑडिट नोटबुक है, डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट्स वगैरह है जो उन्होंने बनाई है ऑडिट वाले ने। ऑडिट वर्क पेपर जिस पे मैंने काम किया है, सारा का सारा ऑडिटर ने काम किया है, ठीक है। देखो ऑडिट वर्क पेपर आर द रिटन प्राइवेट मटेरियल विच एन ऑडिटर प्रिपेयर फॉर ईच ऑडिट। मतलब हर ऑडिट के लिए जो प्रिपेयर किया है उसने, ताकि एक ऑडिट रिपोर्ट बन सके। एक ऑडिट रिपोर्ट पेपर बनाया ना कि भाई हाँ, रिपोर्ट बनाने के लिए एक पेपर, जो ये चीज़ें कांड होया हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारा रिकॉर्ड कर लिया एक जगह पे, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट पेपर। देखो ऑडिट वर्क पेपर यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग: ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डेंस डन देखो इज रिलेशन टू द ऑडिट प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आ जाएगी। लिस्ट ऑफ कॉस्ट वाउचर्स, है ना, रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, सभी के अंदर में क्या क्या रूल लिखे हुए थे मैंने स्टडी किए ऑडिट से रिलेटेड। देखो सर्टिफिकेट देखो रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, तो वो भी होना चाहिए इसके अंदर में। लिस्ट ऑफ लिस्ट एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज जो की हुई है उसकी लिस्ट, सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए इसके अंदर में। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क पेपर, क्या ऑब्जेक्टिव है इस पेपर को रखने का। वर्क पेपर को रखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क पेपर आर एज फॉलोज: दे डिसिपेट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क डन बाय द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ। ऑडिटर और उसके स्टाफ ने जितने भी वर्क डन किए हैं उसका मतलब प्रोग्रेस क्या है,
ठीक है, वो दिखाएगा। इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट और कोर्ट देखो प्रोसीडिंग्स इन फ्यूचर दिस पेपर कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस ऑफ ए प्रूफ। ये एविडेंस ऑफ ए प्रूफ यूज किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क पेपर द ऑडिटर कैन पॉइंट आउट वीकेंड इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देखो इनएफिशिएंसीज। मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट वर्किंग पेपर बनाने के। देखो मतलब क्या एफिशिएंटली काम कर पाएंगे हम लोग, एक लॉ ऑफ एविडेंस बनेगा, प्रूफ बनेगा ये हमारा कल को, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी ऑडिटर की, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना। देखो इनके देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द वर्क पेपर कैन बी यूज एज ए कॉन्टेक्स्ट इन डिस्कसिंग बिजनेस मैटर्स विद द क्लाइंट। बिजनेस मैटर के बारे में डिस्कस करना है तो वो ऑडिट पेपर वहाँ पे भी काम आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? इसके बाद में देखो वाइल डूइंग द ऑडिट वर्क द ऑडिट क्लर्क यूज वेरियस ऑडिट पेपर्स दिस वर्किंग पेपर गाइड द क्लर्क। क्लर्क को गाइड करने के काम आएगा वो पेपर, सारी चीज उसमें लिखी होगी, है ना। देखो इफ द स्टाफ ऑफ द ऑडिटर आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, और भाई चेंज होता रहता है तो उसको बता देंगे कि भैया ये ऑडिट वर्क पेपर है, हमने ऐसे ऐसे काम किया था, ये चीजें लिस्टें रिकॉर्ड की थी, ये सारी चीज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आप भी करो। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद में इसेंशियल ऑफ ए गुड वर्किंग पेपर। एक वर्किंग पेपर, एक अच्छे वर्किंग पेपर के अंदर में क्या बात होनी चाहिए? द वर्किंग पेपर शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। हर तरीके से पूरा होना चाहिए, उसके अंदर में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपने स्टडी की है वो सारी लिखी होनी चाहिए उसके अंदर में। द फैक्ट कंटेन इन द वर्क पेपर शुड बी क्लियर। प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, जो भी फैक्ट लिखा हो उसके अंदर में साफ सुथरी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। द वर्क पेपर शुड बी अरेंज, देखो सीरियल वाइज अरेंज होना चाहिए। यूँ नहीं है कि कोई चीज़ कहीं पे लिख रखी है, कोई चीज़ कहीं पे लिख रखी है उसके अंदर में। द पेपर बीइंग यूज फॉर द वर्किंग पेपर शुड बी गुड क्वालिटी। एक अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, खराब ना हो जाए, यूँ पता चले आधा फटा हुआ है वो, है ना। तो ये बात है। अब आगे देखो, पॉइंट टू बी नोटेड इन रिलेशन टू ऑडिट पेपर। ये सारे पॉइंट नोट करके रखने चाहिए। ये सारे पॉइंट जो ऊपर आए ना वही सारे यहाँ पे चिपका सकते हैं। आगे चलो, ओनरशिप ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ओनरशिप किसकी होती है? जो ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं वो उसका मालिक कौन होता है? इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस the question who is the owner of the audit work paper, the auditor or the client also becomes relevant. देखो फॉर एग्जाम्पल इफ द सर्विस ऑफ एन ऑडिटर आर देखो डिसकंटिन्यूड एंड ए न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। अगर मान लो इस एक ऑडिटर की जगह दूसरा ऑडिटर आ रहा है और दूसरे को रिप्लेस करके वर्क, इट बिकम वेरी नेसेसरी दैट द प्रीवियस ऑडिट हैंड ओवर द ऑडिट वर्किंग पेपर टू द न्यू ऑडिटर को हैंड ओवर करने पड़ेंगे ताकि वो भी एनालाइज कर पाए, चेक कर पाए कि भाई पीछे क्या हुआ था, है ना, पीछे क्या सिस्टम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा ना। वो भी नए सिरे से नहीं देखना पड़ेगा उसको, 50-60% आइडिया उसको भी हो जाएगा ये चीज़ हुई थी। इस केस में ओनरशिप नए ऑडिटर की हो जाएगी। अगर वो कंटिन्यू रख रहा है तो उसी की है फिर वो चीज़। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ वर्किंग पेपर। कॉन्फिडेंशियल नेचर भाई कहने का मतलब क्या है? वो कॉन्फिडेंट रखना है, वो किसी को दिखाते नहीं फिर ना लोगों को ये इसके अंदर में, कंपनी के अंदर में। अगर आपको हाथ में इन्फॉर्मेशन मिल गई यूँ थोड़ी आप उछालते फिरोगे, एथिक्स के खिलाफ है ये चीज़ें। यूँ थोड़ी अब किसी बिजनेस के बारे में आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी सारी की सारी, आप लीक करते फिरोगे लोगों के पास, है ना। तो ये बात है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो चीज़ें, नहीं तो आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट में आ जाओगे। देखो आपको आपके ऊपर केस फाइल भी कर सकती है कंपनी, भाई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी इसने। ठीक है, ये देखो कंपनी को क्या पता होगा उसने? पता तो होगा ही भाई, तेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा तेरे को पता नहीं होगा? तेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुई है पता क्यों नहीं चलेगा? कंपनी को कैसे पता चलेगा? पता तो चलेगा इन्फॉर्मेशन लीक करी है तो थी उसके पास और किसी के पास थी नहीं ये इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर के पास ही तो थी सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने दी तेरे को थी तो तू ही लीक करेगा ना, चौथा कौन सा लीक कर सकता है? तीसरा बंदा कोई लीक करने वाला है ही नहीं, लीक ही तू करेगा ना। हाँ मेथड और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क। देखो मेथड और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क, देखो यूज स्पेशल टिक्स। देखो पता क्या, स्पेशल टिक्स लगाओ। अगर मान लो सामने वाला फ्रॉड भी करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप स्पेशल टिक मार्क लगा के रख दो, स्पेशल सिंबल लगा दो
वहाँ पे मान लो कोई टोटल है, हाँ। मान लो कोई 1 लाख रुपए टोटल है, वहाँ पे एक स्पेशल सिंबल लगा दो ताकि सामने वाला अपडेट करे ना, वो पूछ सकते हो कि भाई ये स्पेशल टिक कहाँ गया बता, समझ आई। तो ये बात है, डिफरेंट सिंबल शुड बी यूज फॉर डिफरेंट टास्क सच एज टोटलिंग, पोस्टिंग। टोटल कर रहे हो तो कुछ और सिंबल लगाओ, पोस्टिंग कर रहे हो तो कुछ और सिंबल लगाओ। बोलो भाई हमारा तो टोटल ये था, तेरा कुछ और कैसे आ रहा है, पीछे जाके दोबारा चेक करो। तो he should make it clear his subordinates that no information in relation to the use of these symbols, एम्प्लॉइज़ को नहीं होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन की, सिंबल की इन्फॉर्मेशन, इस सिंबल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, कुछ भी निशान जो सामने वाले को ना पता हो, ठीक है। हाँ कुछ भी रख सकते हो, सिंबल रख दिया, कोई छोटा सा स्टार बना दिया, कुछ भी बना दिया, सही है। तो ये बात है। दिस सिंबल देखो, स्पेशल सिंबल्स शुड बी क्लियर एंड स्मॉल, ताकि दिखे ना सामने वाले को आसानी से। छोटी सी कोई 2 बिंदु बना दी उसका मतलब ये है, कोई 1 बिंदु बना दी उसका मतलब ये है ना, दिखे ना वो चीज़, सीधी सीधी बात है। इसके बारे में लिख सकते हो, कंप्लीटिंग वन देखो पोर्शन इज देखो इन 1 सीटिंग, एक पोर्शन एक सीटिंग में पूरा करो ही करो, नहीं तो आधा रह जाएगा, दिक्कत आएगी। देखो एज फार एज पॉसिबल 1 टास्क और 1 पार्ट ऑफ द वर्क शुड बी completed in 1 sitting. If this is not possible, then the concerned total and balance should be duly noted in the audit notebook. Audit notebook में नोट कर लो कि आज मैंने इतना काम किया है। In case of change in figure, अगर if it comes light that after examination सामने वाले एम्प्लॉय ने चेंज कर दी फिगर, have been altered, then related posting should be also checked. चेक करो साथ साथ उसको, देखिए। इसके बाद में कॉलिंग एंड चेकिंग करो प्रॉपर हर चीज़ की। देखो मेथड ऑफ चेकिंग करने के ये 4 मेथड हो सकते हैं। रूटीन चेकिंग, रूटीनली चेकिंग करो किसी चीज़ को कि भाई चल रहा है ना ठीक, जो पीछे चेक करते आए वही है ना जो हमने रिकॉर्ड किया था, हमने देखा था सारा कुछ। कई बार क्या होता है, चेक होने के बाद में एम्प्लॉय चेंज करने की कोशिश करता है ना। रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, ऑडिटिंग इन डेप्थ, ओवरऑल चेकिंग। देखो ओवरऑल चेक करना, देखो रूटीन चेकिंग, व्हाट इज रूटीन, छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकती है ये चीज़ें। रूटीन चेकिंग का मतलब क्या होता है, रूटीन में कोई चीज़ को चेक करना। रूटीन का मतलब क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे चेक करना। एवरी बिजनेस मेंटेन सम और अदर short of books of accounts and these are examined on the daily basis पे examine करो। the daily examination of these books and accounts is known as routine checking। मतलब डेली एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट का इज रूटीन चेकिंग, इज ए पार्ट ऑफ रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग बोल सकते हो। टेस्ट चेकिंग मतलब 10 में से कोई 2 चीज़ चेक कर ली, टेस्ट चेकिंग, टेस्ट किया, हाँ भाई ठीक है, ये 2 ठीक है तो वो भी ठीक होगी, बाकी की बाकी 8 की 8 ठीक। टेस्ट चेकिंग की ओनली सैम्पल चेकिंग भी बोल सकते हो, टेस्ट चेकिंग बोल दो। इसके बाद में ऑडिट इन डेप्थ चेकिंग, आपको लगता है कि इस चीज़ में फ्रॉड पाया जा सकता है तो आप डेप्थ में मतलब डीपली एग्जामिन करो उस चीज़ को, ठीक है। इसके अंदर में देखो ओवरऑल चेकिंग है, ओवरऑल चेकिंग बता रहा हूँ, आगे आएगा इसी में। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके तुम लिख सकते हो। डीप चेकिंग के फ़ायदे क्या होंगे, डीपली इन्वेस्टिगेट आप कर सकते हो किसी चीज़ को, है ना, उससे आप फ्रॉड का पता लगा सकते हो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पीछे से ही रिलेटेड है ये सारी की सारी। डिसएडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग क्या होंगे भाई, पता क्या है, लेबरों के अंदर में ये बना रहेगा यार ये रोज की चेकिंग करने के लिए आ जाता है, नहीं समझा। बहुत सारे नुकसान भी है, काम रुक जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। ये छोटी छोटी बातें हैं अगर आप रूटीन चेकिंग कर रहे हो तो। आगे ही है सारे। टेस्ट चेकिंग, हाँ यही तो है, पता है मेरे को। टेस्ट चेकिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज आगे कर सकते हो। देखो डिसएडवांटेज ऑफ टेस्ट चेकिंग, ठीक है। अब देखो प्रिकॉशंस क्या क्या रखें टेस्ट चेकिंग करते वक्त। देखो कंक्लूजन मतलब होता है कि भाई ये कंक्लूजन निकला है इस चीज़ का, ये चीज़ मतलब ये चीज़ इसमें ठीक भी है, ये चीज़ इसमें गलत है थोड़ी सी। और एक वो अपना लास्ट का था ना ऑडिट इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब अगर आपको लगता है कि भाई फ्रॉड होने के चांसेस है यहाँ पे ज़्यादा, तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन करो, इन डेप्थ चेकिंग करो, डीपली जाके चेक करो उस चीज़ को। अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी जगह है फ्रॉड नहीं हो सकते इसमें, छोड़ दो उसको। थोड़ा बहुत चेक किया, टेस्ट चेकिंग करके भी छोड़ सकते हो आप उसको। देखो ओवरऑल चेकिंग की बात आती है। अब देखो हाँ ओवरऑल चेकिंग की बात आती है। देखो इसके मीनिंग ज़्यादा जानने जरूरी थे
इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज तुम लिख सकते हो, 5 5 10 10 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो पता है कि छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ओवरऑल सारी तैयारी करके चलो। देखो ओवरऑल चेकिंग, एक कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ ए अकाउंट्स इज नोन एज ओवरऑल चेकिंग। एक कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन करो, सब चीज़ें रखो कंसीडरेशन में। ओवरऑल चेकिंग इंक्लूड ऑल दोज प्रोसीजर यूज बाय द ऑडिटर टू डिटेक्ट द इनकोरेक्सी, और मतलब फ्रॉड, वो इनकरेक्सी मतलब कहने का मतलब इन गलतियाँ in the books of accounts which were not detected during routine checking। रूटीन चेकिंग में जो चीज़ नहीं निकली, मतलब एरर और फ्रॉड नहीं निकल पाए, एक ओवरऑल चेकिंग लो। मतलब चेक करने के बाद में एक ओवरऑल सभी का आउटलुक लो, चेक करो। मतलब एक बार सारी चेक कर ली चीज़ें, उसके बाद में एक बार जैसे पेपर होने के बाद में आप समरी नहीं पढ़ते, वैसे आप सारी चीज़ रीड करो, देखो कि भाई कुछ गलती दिख रही है क्या। अगर कुछ गलती दिख रही है तो उसी को, एरर को जो रूटीन चेकिंग में नहीं पकड़ा गया और जो पीछे पकड़ा नहीं गया वो इसमें पकड़ा जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? इन डेप्थ चेकिंग में भी नहीं पकड़ा गया, ओवरऑल चेकिंग में क्या पता कई बार पकड़ा जाता है वो चीज़, है ना। तो ये बात है, पीछे कोई गलती छूट गई हो तो वो आप समरी देखोगे सारी की सारी, तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल चेकिंग इन द ऑडिट। ये चैप्टर पूरा हुआ।